आज हम पढ़ेंगे कविता दोपहरी, जिसकी कवयित्री हैं शकुंत माथुर। और दोपहरी समासिक शब्द है, यानी दो पहरों का समाहार। दिन में मुख्यतः जो है वो 3 काल होते हैं, प्रातःकाल, दोपहरी और सांझ। यानी कि सुबह से पहले एक उषा काल होता है, उसके बाद प्रातःकाल, फिर दोपहर, फिर गोधूली और फिर सांझ। तो यहाँ पर भीषण गर्मी की दोपहरी का मानव, पशु पक्षी एवं प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। गर्मी की दोपहरी में तपते हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। अब यहाँ पर कवयित्री ने दोपहरी के प्रचंड रूप का वर्णन किया है, जिससे मनुष्य ही नहीं प्रकृति भी जो है वो पूरी तरह प्रभावित है। तपे हुए नभ के नीचे, नभ यानी आकाश, यानी कि गर्मी में जो दोपहरी है वो पूरी तरह से गर्म हो गई है और उसके कारण जो आकाश है वो भी तपने लगा है। और आकाश के नीचे काली कोलतार की सड़कें इतनी गर्म हैं मानो अंगारे सी जल रही हैं, यानी अंगारे के समान गर्म है। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि पेड़ों की छांव जो है वो भी जल गई थी और पत्ते जो हैं वो झुलस गए थे, यानी जल गए थे। अब पत्ते जल गए थे तो जो पेड़ हैं वो किस तरह दिख रहे हैं उसका वर्णन है अगले अंश में। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। दीर्घकाय यानी कि बहुत विशाल और लंबे वृक्ष, और नंगे नंगे, नंगे नंगे का जो अर्थ है वो हम साधारण अर्थ में रहते हैं जब हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं, और यहाँ पर नंगे का जो अर्थ है वो है कि पेड़ के शरीर पर उसके वस्त्र नहीं रहे, यानी कि पत्ते नहीं रहे हैं, तो वो नंगे के समान प्रतीत हो रहे हैं। कंकालों से वृक्ष खड़े थे। अब जो है वो साक्षात जो है वो विशालकाय कंकाल से प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि अब उनके ऊपर जो है वो पत्ते नहीं थे। हुआ अकाल का जो अवतार। अब जब इस तरह का दृश्य सामने है कि पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं, चारों तरफ सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है मानो अकाल पड़ गया हो। अकाल यानी सूखा। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के पल पर वो पड़ता था। अब देखिए, इस अंश में कवयित्री कहती हैं कि गर्मी की दोपहरी जो है वो इस वक्त अपना भीषण रूप दिखा रही है और गर्मी के कारण सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे हमने ऊपर देखा कि सड़कें भी जल रही हैं, पेड़ों के पत्ते भी जो हैं वो जल गए हैं। तो ऐसे में घरों से जो है कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे मौसम में सड़क पर अकेला तांगा जो है वो कुछ दूरी पर दिख रहा था। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो पड़ता था। कोचवान यानी कि जो घोड़े को चला रहा है, और चाबुक यानी कि जो उसको चलाने के लिए उसकी पीठ पर मारा जाता है वो चाबुक है। वो जब चालक जो है उसकी पीठ पर मारता है तो वो उस डर से जो है वो आगे बढ़ता है, यानी कि तांगा जो है वो कोचवान की लहराती काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। उसे खींचने वाला घोड़ा जो है वो भी गर्मी से परेशान होने के कारण तांगा खींचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका भी गर्मी से जो है वो दम निकल चुका था। पर कोचवान की जब सांप सी बल खाती नागिन जैसी चाबुक जो है उसकी पीठ पर पड़ती है तो वो उस पीड़ा को सहकर अंगीठी के समान जलती कोलतार की सड़क पर भागने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई और उपाय नहीं बचता है। घूम घूम कर जो बल खाती थी सर्प सरीखी, सर्प के समान, सर्प यानी सांप के समान, बेदर्दी से, यानी कि बेदर्दी से जो है वो उसकी पीठ पर पड़ती थी और उस डर से जो है वो घोड़ा आगे बढ़ता था। कभी एक ग्रामीण धरे कांधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए हैं जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। अब इस काव्यांश में जो है वो कवित्री
दोपहरी से परेशान एक ग्रामीण पथिक की जो है व्यथा बताती हैं कि ऐसे समय में ये एक गांव का चित्रण है। इस कविता में जो है वो एक शहरी और एक ग्रामीण दोनों वातावरण दोनों का जो है वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवित्री कहती हैं कि तपती दोपहरी में गर्म सड़क पर एक ग्रामीण जो पथिक है वो मोटी लाठी लिए अपने कंधे पर जा रहा है और इसी लाठी के सहारे उसकी पीठ पर एक भारी गठड़ी टंगी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि इस गठरी में यात्री के सुख दुख समाये हुए हैं, यानी बंधे हुए हैं। अब गठरी में जो दुख है वो इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, और गरीब है इसलिए उसे इतनी भयंकर गर्मी में भी जो है वो चलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और सुख इसलिए बंधा है क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि उसके चेहरे पर जो है वो अप्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि उसे हर हाल में जो है वो आगे बढ़ना होगा, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो। ग्रामीण के जो जूते हैं जिनमें से झांक रही थी, जूते जो हैं वो फटे हुए हैं, जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। गांव की आत्मा का मतलब है गांव की गरीबी, यानी जो गरीब किसान है वो सारे देश को संपन्न करता है, लेकिन जो स्वयं है वो अभाव का जीवन जीता है। यानी कि जो ग्रामीण पथिक है उसके जूते फटे हुए हैं, जिसमें से गांव की जो आत्मा है वो या गांव की गरीबी जो है जो झांक रही है, लेकिन वो सुख दुख की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता जा रहा है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पाँव बढ़ाए आगे जाता, क्योंकि उसे जो है वो जिंदा रहने का उपाय यही है कि उसे अपने पाँव को आगे बढ़ाना होगा, यानी उसे चलना होगा। इसीलिए वो जो है वो बिना निराश हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाए चलता जा रहा है। अब देखिए इस काव्यांश में जो हम पढ़ेंगे उसमें पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। घर की खपरेलों के नीचे, यानी खपरेल छतें, चिड़ियाँ भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। अब गांव की दोपहरी में जो चिड़ियाँ हैं यानी पक्षी हैं वो भी व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि गर्म धूप जो है वो आंगन में फैल चुकी है। अब गर्मी और धूप से बेहाल होकर चिड़िया इनसे बचने के लिए चोंच खोले उड़ रही है, अर्थात इस धूप से बचने के लिए वो छांव खोज रही है और वो छांव उसे छत के नीचे मिलेगी, इसलिए वो वहाँ आकर बैठ जाती है। अब बड़े घरों के श्वान पालतू। अब यहाँ पर देखिए बड़े पूंजीपतियों पर व्यंग है, यानी कि ये एक शहर का वर्णन है कि शहर में जो है वो कुत्ते भी जो हैं वो कितने आराम का जीवन जी रहे हैं, और जबकि इसके विपरीत गांव में इंसान जो है वो घरों से बाहर आने पर मजबूर है। अब गर्मी श्वान यानी कि बड़े घरों के, यानी कि अमीर घरों के श्वान यानी कुत्ते, और पालतू यानी कि जो पालतू कुत्ते हैं वो बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन यानी कि आंखें मूंद कर लेटे हुए हैं, यानी कि बंद करके लेटे हुए हैं। गर्मी की दोपहरी ने मनुष्य और पशु पक्षियों को तो बेहाल कर ही रखा था। गरीब और आम आदमी जहाँ इस मार को झेलने को विवश था, वहीं बड़े घरों के जो पालतू कुत्ते हैं वो बाथरूम के पानी में लेटकर शीतल जल से हल्की ठंडक का आनंद उठा रहे हैं, और वे इस ठंडक में आंखें बंद किए हुए लेटे पड़े हैं। यानी कि सांझ के समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सोने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। अब इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई जो है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ तो जो है वो शाम होने तक बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में शाम को भी है कम चहल पहल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवागमन जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य हैं चाहे वो पशु पक्षी हैं वो गर्म हवा से बचना चाहते हैं। तो संध्या की जो चहल पहल थी, जो रौनक थी,
उसने भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ ली है, यानी शाम के समय में लोग भी जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्म हवा का असर जो है वो अभी भी बना हुआ है। तो अब हमने जो ये कविता पढ़ी, इसके अंदर जो हमारा काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष आता है और एक कला पक्ष आता है। भाव पक्ष में हमने जो ये अभी तक पढ़ा, इसका जो सरलार्थ है वो आ जाता है, और कला पक्ष में जो है वो आ जाता है कि इसके कवि कौन हैं, बोली कैसी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर आधुनिक काल के कवि हैं, जो कवि हैं वो कवियत्री आधुनिक काल की हैं, बोली खड़ी बोली है, हिंदी का प्रयोग, और गर्मी की दोपहर का चित्रात्मक वर्णन किया है, जिसमें पिछड़े भारत का यानी कि ग्रामीण भारत का और जो शहरी भारत है उसका अंतर दिखाया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। इसमें विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे नभ के नीचे में अनुप्रास अलंकार है, सर्प सरीखी कोचवान की काली सी अंगारे सी इसमें उपमा अलंकार है, घूम घूम नंगे नंगे इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, और इसके अंदर जो है वो ज्यों आया है जहाँ पर, यानी हो कंकाल के ज्यों अवतार, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। झांक रही है गांव की आत्मा और सूने रंग की चादर, ये मानवीकरण अलंकार आ जाता है यहाँ पर। और इस कविता में समासिक शब्द हैं, जैसे दो चार, सुख दुख, उड़ती छिपती, चहल पहल, ये द्वंद्व समास हैं। और विशेषण विशेष्य का भी सुंदर प्रयोग है, गर्म हवा, काली सड़कें, गर्म पीठ, श्वान पालतू, बड़े घर, कड़ी धूप, खुले आंगन, ये सब जो है विशेषण विशेष्य आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसका कला पक्ष हम बता सकते हैं।